So hi there everyone, in this video we'll simplify the ABG analysis. Yes, the arterial blood gas analysis. So my dear friends, it's an invasive procedure in which we quantify the different values of different gases like carbon dioxide or oxygen and acid base equilibrium in our body. So जो newcomers होते हैं, जब आपको इंटरप्रिटेशन करना होता है एक पर्टिकुलर एबीजी रिपोर्ट का, तो उसमें बहुत ज़्यादा इश्यू आते हैं। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं या फिर इंटरप्रेट कर सकते हैं एक फाइंडिंग्स को, एक एबीजी रिपोर्ट को देखने के बाद। जो एक एबीजी रिपोर्ट निकल के आती है एक पर्टिकुलर पेशेंट की, उसमें 5 वैल्यूज डिफरेंट गिवन होती है, लाइक आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड बेस इक्विवेलेंट, PCO2 एंड योर SCO3 लेवल्स एंड ब्लड पीएच। तो आप उसकी लेवल्स को देख के आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या कंडीशन हो सकती है और क्या उसका जो एसिड और बेस का इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन है या नहीं। सो इस वीडियो में एक ट्रिक डिस्कस करेंगे कैसे आप एक 3 वैल्यूज को लेकर, दैट इज योर पीएच, PCO2 एंड SCO3 के लेवल्स को देखकर कैसे आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि एक पेशेंट जो है उसका जो नॉर्मल पीएच होना चाहिए था, क्या उससे वो अबव जा रहा है या डाउन जा रहा है। जब भी पीएच स्केल की बात करते हैं, अगर पीएच राइट साइड शिफ्ट कर रहा है, मतलब पीएच लेवल अगर राइज कर रहा है, दैट मीन्स द पेशेंट इज गोइंग टुवर्ड द एल्कलॉटिक स्टेट या फिर एल्कलॉसिस, मतलब बेस का लेवल जो है वो राइज कर रहा है। ऑन द अदर हैंड, इफ द pH of a person is decreasing to a certain value, जो कि लोअर लिमिट होती है, को उससे डाउन जाएगी, मतलब जो एसिडिक कंटेंट है बॉडी का वो राइज कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस की बात करें, मतलब जो आर्टेरियल ब्लड लिया गया है उसका pH जो नॉर्मल होता है वो होता है 7.35 से लेके 7.45 तक। एबीजी एनालिसिस करने से पहले आपको जो 3 कंपोनेंट, इसके प्राइम कंपोनेंट है, उनकी आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। एंड अगर आपको वैल्यूज अच्छी तरह याद हो चुका है, then it's a cakewalk for you to interpret the particular type of acidosis or alkalosis in different conditions. So my dear friends, हमें पता है कि 2 पर्टिकुलर टाइप की कंडीशन हो सकती है, या तो एसिडोसिस जब पीएच लेवल जो है डाउन जा रहा है, या फिर अल्कलोसिस जब बेस लेवल बढ़ रहा है या फिर पीएच लेवल बढ़ रहा है। 2 कंडीशन है सिर्फ। और एसिड और बेस के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में 2 सिस्टम पर्टिकुलरली वर्क करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड योर रीनल सिस्टम, दैट किडनीज। सो ये दोनों सिस्टम साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं आपके ब्लड के पीएच को इस लिमिट रेंज में मेंटेन करने के लिए। और ये 2 सिस्टम जो है इनका कंट्रोल होता है 2 कंपाउंड्स पे, दैट इज योर CO2, PaCO2 एंड योर SCO3 लेवल्स। PaCO2 की जो लेवल है यहाँ पे आपको जो नॉर्मल लिमिट्स हैं, इट इज अराउंड 35 to 45 मिलीग्राम पर mmHg एंड योर SCO3 की जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं वो 22 to 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती हैं। तो आपको ये 3 वैल्यूज तो पर्टिकुलरली पता होनी चाहिए एक डिफाइन करने के लिए कि कब एसिडोसिस होगा और कब एल्कलोसिस होगा। तो पहली चीज तो ये क्लियर होगी, 3 वैल्यूज आपको एबीजी एनालिसिस में देखने को मिलती हैं। अब हमें पता है जब भी कोई कंडीशन CO2 के लेवल को जो पर्टिकुलर रेंज है इससे अफेक्ट करेगी, आइदर डिक्रीज और इंक्रीज, तो उस कंडीशन को आप रेस्पिरेटरी के अंडर मार्क करेंगे। अगर एसिडोसिस जो हो रहा है वो CO2 के लेवल बढ़ने की वजह से होता है, अगर वो हो रहा है उसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगर CO2 का लेवल डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि CO2 एक एसिडिक कंटेंट है, अगर CO2 का लेवल डिक्लाइन हो रहा है मतलब कि एसिड कंटेंट कम हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। लाइकवाइज अगर हम बात करते हैं SCO3 कंटेंट की, SCO3 जो है एक वो बेसिक कंटेंट है, मतलब बेस है, और बेस का लेवल जब बढ़ता है उसका मतलब कि पीएच भी राइज करता है। बेसिक कंटेंट बढ़ रहा है मतलब एल्कलोसिस हो रहा है। तो जो भी कंडीशन बेस की वजह से होगी, मतलब SCO3 की वजह से होगी, उसको बोलेंगे हम मेटाबॉलिक। एनी कंडीशन दैट चेंजेस ड्यू टू SCO3 लेवल विल कम अंडर द टर्म मेटाबॉलिक। इट कैन बी एसिडोसिस और एल्कलोसिस। जब SCO3 का लेवल राइज करेगा उसको बोलेंगे हम, क्योंकि बेस बढ़ रहा है तो एल्कलोसिस, और जब SCO3 का लेवल कम होगा मतलब बेस घट रहा है, तो इसका अपोजिट कौन होता है, एसिड। तो एसिड मतलब रिलेटिवली एसिड का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। सो दीज आर 2 अपोजिट फिनोमिनास। सो माय डियर फ्रेंड्स, CO2 एसिड को क्यों कॉन्स्टिट्यूट करती है, क्योंकि CO2 जब कंबाइन होती है वाटर से तो H2CO3 फॉर्म करती है। तो उसको ऐसे याद कर सकते हैं कि CO2 जो है वो एसिडिक कंटेंट का एक मार्कर है। तो जब CO2 लेवल अपने अपर लिमिट से राइज करेगा, 45 से राइज करेगा, 45 जो इसका नॉर्मल अपर लिमिट है उसको राइज करेगा मतलब एसिडिक कंडीशन क्रिएट कर रहा है, और 35 से जब नीचे आएगा मतलब बेसिक कंडीशन क्रिएट कर रहा है। सिंपली ये है फिनोमिना। और ऐसा ही आपका
बेस वाले में है। जब बेस राइज करेगा तो अल्कालोसिस, और जब बेस घटेगा या फिर एसिडिक कंटेंट बढ़ेगा तो एक ही बात है, तो एसिडोसिस। सो अब बात करते हैं कि आप कैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे इन तीन वैल्यूज को देखकर एक एबीजी रिपोर्ट में से। सबसे पहले आपने इन तीनों वैल्यूज की नॉर्मल वैल्यूज को याद कर लेना है। दैट्स द फर्स्ट स्टेप टू इंटरप्रेट एनी एबीजी एनालिसिस रिपोर्ट। एंड माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने तीन कॉलम बना लेने हैं। एक में आपने ऊपर हेडिंग मेंशन करनी है एसिड, बेस एंड न्यूट्रल। ये आपकी इनिशियल स्टेप्स हैं जब आपने स्टार्टिंग में लर्न करना स्टार्ट किया है इस प्रोसेस को। उसके बाद जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब मैं इस प्रोसेस को आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपको डिफरेंट वैल्यूज गिवन होंगी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में या फिर एक पर्टिकुलर रिपोर्ट में, और आपको कैसे उसको इंटरप्रेट करना है। सपोज लेट मी शेयर माई स्क्रीन। सो जैसे कि आपको मेरे राइट साइड स्क्रीन पे शो हो रही होंगी कुछ वैल्यूज। सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक टेबल फॉर्म कर लेना है। जैसे अभी बताया, एक में एसिड मेंशन करना है, एक में नॉर्मल और बेस, और ये तीनों वैल्यू आपको हर जगह गिवन होंगी। एक एबीजी रिपोर्ट की बात करें या फिर एक पर्टिकुलर कोई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन की बात करते हैं। हम सपोज कोई एक क्वेश्चन मेंशन करके चलते हैं, और जो क्वेश्चन है उसमें आपको सपोज तीन वैल्यूज दी गई हैं। वैल्यूज जो है, सबसे पहली वैल्यू आपको पीएच की, जैसे कि आप राइट साइड पे देख पा रहे हैं, दैट इज पीएच इज 7.24, PCO2 is 75, SCO3 is 28। तो सबसे पहले आपने तीनों की वैल्यूज देखी और आपको सोचना है कि नॉर्मल से कंपेयर करना है कि नॉर्मल से अप जा रही है या डाउन जा रही है। पहली चीज, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंडीशन एसिड की तरफ ले जा रही है और कौन सी कंडीशन बेस की तरफ ले जा रही है। और सबसे पहले आपने हमेशा स्टार्ट करना है सिर्फ ब्लड से, क्योंकि ब्लड ही डिफाइन करेगा कि क्या पूरा ब्लड का जो सिस्टम है, जो होम्योस्टेसिस है, वो किस तरफ मूव कर रहा है, एसिडिक कंटेंट की तरफ या बेसिक कंटेंट की तरफ। तो यहाँ पे 7.24 है ब्लड पीएच की वैल्यू। 7.24 का मतलब लोअर लिमिट से नीचे है। लोअर लिमिट क्या है? 7.35। उससे नीचे मतलब एसिडोसिस। तो एक चीज तो हमें कंफर्म हो गई कि यहाँ पे एसिडोसिस है। हमने क्या करा कि जो हमने एसिड वाला कॉलम बनाया था, जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, हमने पीएच को रख दिया इस वाले कॉलम में कि भैया पीएच जो है वो एसिड को डिनोट कर रहा है। पहली चीज हो गई। दूसरा, यहाँ पे PCO2 का लेवल जो है, हमने अभी क्या डिस्कस किया था, CO2 इज द मार्कर ऑफ एसिडिक कंटेंट। तो CO2 का लेवल जो कि 45 नॉर्मल था, उसकी अपर लिमिट 45 थी, वो 75 पे पहुंच गया, मतलब हाई चला गया। मतलब एसिडिक कंटेंट कौन कोज कर रहा है? CO2। तो हमने PCO2 को भी रख दिया उठा के कहाँ पे? आपके एसिड वाले कॉलम में। उसके बाद आता है आपका बेस एंड नॉर्मल। नॉर्मल वैल्यूज तो इन तीनों में कोई भी, तीनों जो कंपोनेंट है पीएच, PCO2, SCO3, इनमें से कोई भी कंपोनेंट अपनी नॉर्मल रेंज में नहीं है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि SCO3 जो है वो भी अपने नॉर्मल लेवल जो उसका 22 to 26 था, उससे राइज हुआ है, मतलब इट इज 28। तो यहाँ पे लग रहा है कि बॉडी ने अपने आप को कंपनसेट करने की कोशिश की गई है, जो कि एसिडोसिस क्रिएट हो रहा है हमारे ब्लड में, उसको वापस नॉर्मल लेवल में मेंटेन लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बॉडी को उसका अपोजिट मतलब बेस लाना पड़ेगा। जब एसिड और बेस आएंगे तभी न्यूट्रल पोजिशन में आएगा अपने ब्लड। ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो अब फाइनल टेबल क्रिएट हुआ है आपका, वो ये क्रिएट हुआ है कि इसमें आपके एसिड को फॉर्म करने वाले कौन कौन से? एक तो पीएच एसिडिक है, PCO2 का लेवल जो है वो एसिड की तरफ डिनोट कर रहा है, तो आपने एसिड में मेंशन करा। कोई भी नॉर्मल वैल्यू इसमें नहीं है तो आपने नॉर्मल में कोई मेंशन नहीं किया। और बेस जो है आपका SCO3 है। हमने बताया जब SCO3 का लेवल राइज करेगा तो इट विल डिनोट द बेसिक कंटेंट। तो यहाँ पे SCO3 बेस हो रहा है। तो इससे हमें क्या इंटरप्रिटेशन हुआ? पहली चीज, क्योंकि पीएच जो है एसिडिक की तरफ है तो यहाँ पे एसिडोसिस हो चुका है। दूसरा, CO2 किसको डोनेट करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम को या फिर मेटाबॉलिक को? ऑब्वियसली CO2 इज ए गैस, सो इट विल डिनोट योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब बात करते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस निकालना बहुत आसान हो गया, आपको पता चल गया कैसे हुआ, क्योंकि CO2 डिनोट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, और इसकी वजह से एसिडिक कंटेंट हो रहा है ब्लड का, क्योंकि जब एसिड CO2 लेवल राइज करेगा बॉडी में तो उसकी वजह से पीएच जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट होगा एसिड की तरफ। उसको कंपनसेट करने के लिए ही अब ये बेस अपनी नॉर्मल वाले पोजीशन में आने की बजाय बढ़ा हुआ है। मतलब अगर बॉडी में एसिड कंटेंट बढ़ रहा है आपके ब्लड में, उसको कंपनसेट करने के लिए क्या करा? मेटाबॉलिक सिस्टम ने बेस को बढ़ाना शुरू कर दिया। जब एसिड और बेस का बैलेंस ऐसे हो रहा था, एसिड राइज करा हुआ था, बेस नीचे था, तो बॉडी ने क्या करा कि बेस बढ़ाना शुरू करा और इसको लेवल में लाने की कोशिश करी है, लेकिन अभी ब्लड लेवल में नहीं आया, अभी थोड़ा बहुत डिफरेंस है, इसलिए ही आपका पीएच अभी एसिडिक नेचर में है। अब इसको मेंटेन करने के लिए बॉडी ने जब बेस लेवल को बढ़ाया, जिसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है 28, तो इससे हमें क्या समझ आया कि
अभी जो है बॉडी कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फुल्ली कंपनसेशन नहीं हुआ है। फुल्ली कंपनसेशन तब बोलते अगर पीएच जो है, ब्लड का पीएच वो नॉर्मल वाले बॉक्स में आ जाता। वो ऐसा नहीं हुआ, अभी वो डिक्रीज है, लेकिन स्टिल बॉडी इज ट्राइंग टू कंपनसेट, तो इसको बोलेंगे पार्शियली कंपनसेटेड एंड योर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी क्यों बोला? क्योंकि CO2 की वजह से। एसिडोसिस क्यों बोला? क्योंकि पीएच इज लेस देन 7.35। सो माय डियर फ्रेंड, दिस वाज द फर्स्ट केस। अब सेकंड केस की बात करते हैं, इसका अपोजिट क्या क्या सिनेरियो बन सकता है। जो सेकंड केस में ये ऑप्शन आता है कि आपको जो पीएच है इट इज 7.50 एंड PCO2 इज 36 एंड HCO3 इज 32। आपने फिर से वही टेबल बनाना है, आपने मेंशन करना है एसिड, नॉर्मल एंड बेस। अब यहाँ पे एसिड वाले कंपोनेंट में आपने देखना क्या क्या चीज आ रही है, बेस वाले में क्या क्या देखना क्या क्या चीज आ रही है, और नॉर्मल में क्या है। अब यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं जो पीएच की वैल्यू है वो 7.50 है, मतलब कि अपर लिमिट से ऊपर जा रही है। 7.45 इज अपर लिमिट, उससे ऊपर जो भी जाएगा बेस की तरफ, उससे नीचे जो जाएगा एसिड की तरफ। तो यहाँ पे क्या पता चला? सबसे पहली चीज कि एल्कलॉसिस हो रहा है। पहली चीज क्लियर, डन। हमने अब क्या करा है कि बेस पीएच क्योंकि बेस की तरफ जा रहा है, हमने उसे बेस वाले कॉलम में मेंशन कर दिया, पहली चीज खत्म कर दी। दूसरा अगला आता है PCO2। PCO2 जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 35 से 45 mmHg होती है। यहाँ पे PCO2 की वैल्यू जो है वो 36 है, तो क्या वो नॉर्मल है या नहीं? ऑब्वियसली नॉर्मल रेंज के बीच में जो आएगा वो नॉर्मल ही होगा। तो हमने यहाँ पे CO2 को मेंशन किया नॉर्मल वाले कॉलम में, जैसे कि आप डायग्राम में मेरे राइट साइड में देख पा रहे हैं। इसके अलावा जो लास्ट आपका जो बचता है एबीजी एनालिसिस की रिपोर्ट में, जो आपको हेल्प करेगा डायग्नोज करने में कि कौन से टाइप का एल्कलोसिस या एसिडोसिस है, इस कंडीशन को देखते हुए पता चल रहा है क्योंकि जो बेस है, मतलब आपका जो ब्लड का पीएच है वो 7.45 से ज़्यादा, तो मतलब एल्कलोसिस तो क्लियर हो गया है। दूसरा PCO2 में कोई चेंज नहीं है, सेकेंड थिंग। थर्ड आपने मेंशन करना है SCO3 को। SCO3 जो है वो 32 है, तो इससे आपको क्या पता चला कि बेस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और ब्लड भी आपका बेसिक है। तो बेस किस वजह से बढ़ रहा है? SCO3 की वजह से। तो यहाँ पे SCO3 किसको डिनोट करता है? रेस्पिरेटरी को या फिर आपके मेटाबॉलिक को? ऑब्वियसली SCO3 डिनोट्स योर मेटाबॉलिक, तो बेस एंड मेटाबॉलिक, सो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। वन थिंग इज क्लियर, इस टेबल से हमें इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हमें बताना है कि यहाँ पे क्या बॉडी कंपनसेट कर पाई या नहीं कर पाई। अब कंपनसेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता कि जो CO2 लेवल है, क्योंकि यहाँ बेस बढ़ रहा है, तो बेस का जो लेवल है वो ऐसे हो चुका है, ये बेस मान के चलो, ये बेस का लेवल बढ़ रहा है। अब एसिडिक कंटेंट बॉडी में कम हो रहा है, मतलब रिलेटिवली उसको बढ़ाने के लिए CO2 को बढ़ना जरूरी था, लेकिन वो अपनी जगह नॉर्मल स्टेट पे वो बढ़ी नहीं। वो बढ़ी नहीं तो मतलब कंपनसेशन नहीं हुआ। कंपनसेशन तो नहीं हुआ, उसको क्या बोलेंगे? अनकंपनसेटेड। और कंडीशन क्या है? इट इज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। सो दिस इस केस में देख पा रहे हैं। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा कि किस बेस पे हम इन तीनों को डिवाइड कर चुके हैं इस पहले और दूसरे केस को देख के। अब लास्ट केस जो आता है आपका, उसके अंदर आपकी जो पीएच मेंशन है वो थोड़ा डिफरेंट केस है। इस केस में आपको थोड़ा सा अपना जो है ध्यान से सुनना होगा। पीएच जो है इस केस में मेंशन है 7.37। सो अब 7.37 जो है वो 7.35 से 7.45 के बीच में लाई कर रही है। मतलब पीएच को हमने रख दिया, फिर से वही टेबल बनाना है आपने, एसिड बेस नॉर्मल वाला। अब आपने पीएच को रखा नॉर्मल में, वो पीएच नॉर्मल पे आ गई, पहली चीज। दूसरा जो आपका PaCO2 है वो 33 है। 33 मतलब आपका जो 35 से 45 के बीच की रेंज थी उससे नीचे चला गया। उससे नीचे जाने का मतलब बेस की तरफ बढ़ रहा है, पहला कंपोनेंट। थर्ड आपने उसको रख दिया PaCO2 को बेस में, क्योंकि वो बेस की तरफ लेके जा रहा था आपके बॉडी के ब्लड को। थर्ड जो है SCO3 है। SCO3 यहाँ पे 17 मेंशन है, मतलब 22 से कम है। 22 से कम मतलब SCO3 डिनोट करता था बेस को। बेस का लेवल अगर कम हो रहा है तो वो किस तरफ ले जा रहा है बॉडी को? एसिड की तरफ या बेस की तरफ? ऑब्वियसली एसिड की तरफ। अब ये तीनों कॉलम फिल होगा इस बार। एसिड में भी एक चीज आ गई SCO3, बेस में आ गया आपका PaCO2 और नॉर्मल आपका पीएच है। मतलब ब्लड का पीएच अब नॉर्मल है, लेकिन फिर भी PaCO2 और बेस, आपका जो PaCO2 इस बार बेस क्रिएट कर रहा है, मतलब बेसिक नेचर शो कर रहा है कैसे अपनी वैल्यू को डिक्लाइन करके। और एसिड वाला जो कंपोनेंट है SCO3, ये अपनी वैल्यू डिक्लाइन करके क्या कर रहा है? क्योंकि SCO3 बेस मेंटेन करता है, अगर SCO3 घटेगा तो एसिडिक कंटेंट बढ़ेगा। तो मतलब एसिड वाला इस टाइम कौन कोज कर रहा है? SCO3। तो अब ये तीनों कॉलम में एक एक आ गया। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे कौन से टाइप का ये एसिडोसिस या एल्कलोसिस है? इससे अब तक जो हमें तीन चीज में एक चीज क्लियर है, क्योंकि इसमें पीएच नॉर्मल स्टेट में मेंटेन्ड है, तो यहाँ पे कंपनसेशन कंप्लीट हो चुका है।
दिक्कत तो कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि दोनों की लेवल जो है अपने नॉर्मल रेंज से ऊपर नीचे है। अगर ये तीनों अपनी नॉर्मल वाले कॉलम में आ जाते फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन SCO3 भी अपनी रेंज से ऊपर नीचे है, बेस भी अपनी रेंज से ऊपर नीचे है, मतलब दिक्कत तो कुछ ना कुछ हुई होगी। लेकिन ब्लड पीएच अपनी नॉर्मल स्टेट में आ चुका है, तो फर्स्ट थिंग इज क्लियर दैट इट इज ए कंपनसेशन टाइप ऑफ एसिडोसिस और एल्कालोसिस, वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो कंपनसेशन तो यहाँ फुल हो चुका है, फर्स्ट थिंग इज क्लियर। दूसरा, अब इसको इंटरप्रेट करने के लिए कि क्या ये एसिडोटिक स्टेट पहले क्रिएट हुई होगी जिसकी वजह से कंपनसेशन हुआ है, या एल्कालोसिस हुई है, उसके लिए आपको सिर्फ ब्लड के पीएच को देखना है इस थर्ड केस में, अगर ब्लड पीएच आपका नॉर्मल है। अब हमें पता है कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ब्लड पीएच इज 7.40, और जो रेंज है ब्लड पीएच की वो 7.35 से 4.45 के बीच में होती है, 7.45। सो 7.40 जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू है आपके ब्लड पीएच की, अगर उससे डाउन जाएगी आपके ब्लड पीएच की वैल्यू, मतलब वो आपको एसिडिक कंटेंट की तरफ लेके जा रहा है, और एसिड यहाँ पे इन तीनों में कौन क्रिएट कर रहा है, SCO3। तो जिस बॉक्स में दो कंपोनेंट आ गए वो डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, दैट इज SCO3 किसको डिनोट करता है, मेटाबॉलिक को या रेस्पिरेटरी को, ऑब्वियसली मेटाबॉलिक को। यहाँ पे क्या हुआ, फुल्ली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सो दिस वाज द थर्ड केस। आई होप आपको ये तीनों केस समझ आए होंगे, और आपको ये भी पता चला होगा कि अगर पीएच का वैल्यू नॉर्मल आता है तो आप कैसे इंटरप्रेट करोगे इस पर्टिकुलर केस में। आपको सिंपली देखना है जो एब्सोल्यूट वैल्यू है पीएच की उससे क्या डेविएशन है। अगर 7.40 से आगे चला गया देन इट मीन्स कि बेसिक नेचर शो कर रहा है ब्लड, अगर 7.4 से नीचे चला गया तो मतलब एसिडिक नेचर शो कर रहा है। सब कुछ डिपेंड करता है ब्लड के पीएच में, जो आपको हेल्प करेगा डिवाइड करने में कि एसिडिक कंडीशन है, एसिडोटिक कंडीशन है, या फिर एल्कलॉटिक कंडीशन है। अगर ब्लड का पीएच उस स्टेट को आपको डिफाइन करने में हेल्प करेगा। बाकी मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी, वो डिपेंड करेगा कि ब्लड के साथ कौन आ रहा है, ब्लड के पीएच के साथ कौन आ रहा है, कौन उस पर्टिकुलर स्टेट को क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है ब्लड की। अगर ब्लड एसिडिक स्टेट में है तो कौन ब्लड को हेल्प कर रहा है एसिड को बढ़ाने में, और ब्लड अगर बेसिक स्टेट में है तो कौन सा कंपोनेंट है, आइदर रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक, कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो ब्लड के पीएच को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है इन केस ऑफ एट एल्कालॉटिक कंडीशंस। सो आई होप ये आपको मेथड समझ आ गया होगा। इनिशियल फेज में अगर आपको कोई भी इंटरप्रिटेशन करना है किसी भी एबीजी एनालिसिस का, तो आपको सिंपल यही मेथड यूज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 3 कॉलम बनाने हैं, एसिड, नॉर्मल एंड बेस, और फिर आपको नॉर्मल वैल्यूज को याद करते हुए आपने उन तीनों को डिफरेंट बॉक्स में जिस कंडीशन को वो क्रिएट कर रहे हैं उसमें आपको फिल कर देना है। देन आपको इजिली समझ आ जाएगा कि कौन सी कंडीशन क्रिएट हो पा रही है और किस टाइप का कंपनसेशन है, आइदर इट इज पार्शियल, अनकंपनसेटेड और फुल्ली कंपनसेटेड। अब आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं जो आपको इंटरप्रिटेशन करके आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, जिससे कि मुझे पता लगे कि आपको ये वीडियो समझ आ पाई या नहीं। सो आप जैसे कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, दैट इज pH इज 7.62, CO2 इज 28 एंड आई होप you have gained the concept of ABG analysis. So thanks for watching the video. Stay tuned and stay connected.